हेलो टू एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर मैगज़ीन मार्च की जो है और उसका पॉलिटी जो है उसका पार्ट 2। एंड सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। सभी स्प्रिंटर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हमारी जो न्यूज़ है वो है पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अभी ये सबसे पहली बात की है क्यों, राइट, कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अनूप बर्नावाल जो केस है, अनूप बारनावाल और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो केस हुआ है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि अब से एक पैनल बनाया जाएगा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो होगा, मतलब कि सिलेक्शन होगा, अपॉइंटमेंट होगा, या फिर आप जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट होगा। हमें पता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, ठीक है, ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर वॉज देयर कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन उसके बाद इनके अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति फिर से कर दी गई 1978 के अमेंडमेंट के अंदर। और वहाँ पे यहाँ पे अब एक इलेक्शन कमिश्नर यहाँ होता है, दूसरा यहाँ पे होता है। अब ऑल दो तीनों की पावर सबकी सेम है, ऑल दो उनकी सैलरी सेम है, लेकिन फिर भी ये जो पहले वाला चीफ था इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं और इनके जो अंडर 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है। तो अब देखते हैं कि पैनल के बारे में क्या क्या बताया। देखिए कंपोजिशन जो पैनल होगा ये आप फोटो देख पा रहे होंगे। इस पैनल के अंदर एक तो होंगे प्राइम मिनिस्टर, सीधी सी बात है, इलेक्शन कमिश्नर है, ऐसे कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर इसका भाग होंगे। दूसरे होंगे जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? जो सेकेंड मेजोरिटी में रहता है, ठीक है। आपकी जो मान लीजिए कि अभी कोई जीता है, राइट, कोई मेजोरिटी में चला गया है, तो जो उससे कम भागों से गवर्नमेंट नहीं बना पाया है लेकिन वो स्टिल मेजोरिटी में था, सभी पार्टीज़ के कंपैरिजन में जितनी भी पार्टीज़ आई हैं, तो वो क्या बन जाता है? अपोजिशन का लीडर बन जाता है। और थर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे CJI ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन तीनों से ये पैनल कॉन्स्टिट्यूट होगा, कंपोजिट होगा। अभी के लिए एक टेम्प्रेरी मैकेनिज्म है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर का, वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट करते हैं। और किसके बुनियाद पे करते थे? ऑफ कोर्स किसकी बात माननी पड़ती है उन्हें? कैबिनेट की बात माननी पड़ती है। तो कैबिनेट की सलाह के ऊपर ही वो कर पाते थे। लेकिन अभी तक ऑल्सो ये बात बोली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जब तक ये बात नहीं बताई जाती है, यानी कि संविधान के अंदर लिखा नहीं जाता, पार्लियामेंट कोई रूल नहीं बनाता है, तब तक ये ऐसा ही चलेगा। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो कंपोजिशन हो रहा है ये खुद में एक टेम्पररी कंपोजिशन होगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट कोई एक्ट लेके आएगी कि कैसे प्रोसेस होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का, तब ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि क्यों इसको बनाया गया, ताकि इस वजह से बनाया गया ताकि जो इंडिपेंडेंस है इलेक्शन कमिश्नर की उसके ऊपर सवाल ना उठ पाए कि वो ऐसे क्योंकि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट उनको लेके आ रही है तो वो ऐसे ऑनेस्ट रह चुके हैं, उनके ऊपर ये क्वेश्चन ना हो कि उनको किसी की बात माननी ही पड़ेगी, ये प्रेशर ना हो। तो पैनल का सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसकी कुछ और बॉडीज़ भी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए पैनल इन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अदर की बॉडीज़, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके चेयरमैन और मेंबर्स को सिलेक्शन के लिए कौन कौन होता है पैनल के अंदर। तो पहले हमारे पास होते हैं प्राइम मिनिस्टर, दूसरे हमारे पास होते हैं लोकसभा के स्पीकर, तीसरे होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ओके, याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सेंट्रल होम मिनिस्टर, यहाँ पे होम मिनिस्टर को भी देखा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वहाँ के IC और अदर जो ICs होते हैं CIC के अंदर, उनके पैनल के अंदर सिलेक्शन के अंदर कौन कौन होता है। तो पहले वहाँ पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड वहाँ पे होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, सेम। एंड यहाँ पे CJI की जगह पे अगर हम कंपेयर करें इस इलेक्शन कमिश्नर वाले से, तो यहाँ पे आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर जिसको भी नॉमिनेट करेंगे वो यहाँ पे एज अ पैनल के अंदर मेंबर बन जाएंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीवीसी के पैनल के अंदर सिलेक्शन करने के लिए कौन होता है, जो कि विजिलेंस कमिश्नर को बनाता है या फिर जो और विजिलेंस कमिश्नर्स हैं उनको यहाँ पे नियुक्त करता है। उसमें अगेन प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे। ऑलमोस्ट हर किसी में आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ही हेड होते हैं। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन के लोकसभा के लीडर होते हैं। उसके बाद सेम जैसा CIC में देखने को मिला कि कोई भी यूनियन कैबिनेट का ऐसा मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया हो। नेक्स्ट है CBI का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं आपको पैनल के साथ सेम करके बताऊं तो जहां पे जैसे इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन होगा आपसे, वैसे ही सिलेक्शन होता है CBI के डायरेक्टर का। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है लोकपाल। अब यहाँ पे बार बार आप देखिए कि कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा लिखा रहा है, यहाँ पे भी लोकसभा, यहाँ पे भी लोकसभा। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है क्या वो सिर्फ लोकसभा से बनता है या क्या वो राज्यसभा से भी बन सकता है? और अगर वो राज्यसभा से बन सकता है तो किसी प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे आप एग्जाम्पल दीजिए, नाम दीजिए कि कौन ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जो राज्यसभा से भी यहाँ पे बना था। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं लोकपाल के बारे में कि लोकपाल का अपॉइंटमेंट करने के लिए उसके पैनल में कौन कौन होता है। तो अगेन प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा यहाँ पे होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, एंड एमिनिएंट जूरिस्ट होता है जिसको प्रेसिडेंट ने मतलब कि नॉमिनेट किया हो। नेक्स्ट हम न्यूज़ की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं जो कि है GST अपीलिएट ट्रिब्यूनल, जी स्टेट के बारे में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि फाइनेंस बिल एक आया है 2023 का जिसने ये चीज़ प्रोवाइड की है कि अब से बनेगा GST का अपीलिएट ट्रिब्यूनल, जी स्टेट जिसको बोला जाएगा, ठीक है, वो बनेगा। ये पहले ही बन जाना चाहिए था, 2017 से इसको बनाने की बात हो रही है, लेकिन देखिए GST ट्रिब्यूनल एक पहले ही बना हुआ है, ठीक है, GST ट्रिब्यूनल। ओके, तो आप GSTT के अंदर वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन अपीलिएट का क्या मतलब होता है कि आप उसके खिलाफ, मान लीजिए आपका एक जो नॉर्मल ट्रिब्यूनल है उसमें आपने कोई केस किया, ठीक है, अब आप उस केस से सेटिस्फाई हुए नहीं हैं तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हो, उसको बोलेंगे अपीलिएट ट्रिब्यूनल। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप अपील करके कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट से आप अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक तरीके का सिर्फ अपीलिएट ट्रिब्यूनल होगा। इसको कंफ्यूज मत करिएगा कि क्या अभी तक GST के जो मामले थे उसमें कोई ट्रिब्यूनल ही नहीं था। और ट्रिब्यूनल होता क्या है? ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोर्ट की तरह होते हैं, बट कोर्ट से थोड़ा अलग है, ठीक है, उनका छोटा वर्जन से किसी एक ही तरीके के मुकदमे जो होंगे वो यहाँ पे लेंगे। जैसे ट्रिब्यूनल है, एनवायरनमेंट के ट्रिब्यूनल होते हैं। फिर हम देखें तो यहाँ पे फाइनेंस का ट्रिब्यूनल है, आर्मी के मेन के, क्योंकि नॉर्मल जो आर्मी के पर्सन होते हैं, मिलिट्री जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वहाँ पे मिलिट्री जो कोर्ट्स होते हैं उनकी जो सुनवाई है वो यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि मिलिट्री की वजह से उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि ठीक है, तो वो मिलिट्री कोर्ट में, मिलिट्री मार्शल्स के अंदर ही उनको देखने को मिलता है। तो वैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं भी। पहले देख लेते हैं GST है क्या। आप देख पा रहे होंगे फोटो के अंदर कि GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, दो तरीके का होता है। एक तो हमारे पास होता है CBDT यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। तो एक तो होता है CBDT जो आपसे इनकम टैक्स के रूप में आप लोगों से लेती है, ये इंस्टीट्यूशन है। दूसरी हमारे पास इंस्टीट्यूशन है टैक्स के अंदर, यहाँ पे टैक्स है। दूसरी क्या है? GST। और GST क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट, कि आपसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि चलिए आपने 5 लाख से ज़्यादा रुपए आपकी इनकम आ गई है इस साल, तो चलिए आप लोग इनकम टैक्स भरिए, 5 से नीचे कोई बात नहीं, ITR भर दीजिए। तो ये सब ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये आपने जो भी खरीदा होता है उसके ऊपर पहले ही इनडायरेक्टली रूप में लग जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी या VAT या सर्विस टैक्स। अगर आपने कोई सर्विस लिया, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर आपने खाना खाया, तो वो ऑलरेडी आपके यहाँ पर GST इंक्लूड करते हैं। डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग GST होता है। तो नॉर्मली ये 18 से लेके 29% के बीच में लगाया जाता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर। बना कब था? 2017 में इसको बनाया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 2016 में आया था। कॉम्प्रेहेंसिव है थोड़ा सा, मल्टी स्टेज है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऐसा होता है कि हर वैल्यू के ऊपर आपका डेजिग्नेशन जो होगा, डेस्टिनेशन जो होगा जहाँ पे वो जा रही है, वहाँ के उस आधार के ऊपर उस वैल्यू की एडिशन होगी। अगर क्यों लेके आए थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था लाना, कि देखिए अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे ना, बहुत सारी अलग अलग स्टेट थी, उनके अलग अलग टैक्स थे। आप राजस्थान से या पंजाब की तरफ जा रहे हैं, पहले राजस्थान गवर्नमेंट आपसे अलग टैक्स लेगी, पंजाब अलग लेगा, तो ये इसीलिए बनाया गया था। इसमें सभी
स्टेट जो इंडिया की हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। इसका जीएसटी का खुद का काउंसिल है, हेडेड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे उनके द्वारा। और ये इसीलिए था कि ताकि जो भी पूरे के पूरे यानी कि यूनिफॉर्मिटी आ सके, टैक्स का जो जुरिस्डिक्शन है इंडिया के अंदर, ऐसा ना हो कि एक जगह अलग है एक जगह अलग चल रहा है। तो ये जो स्कीम आई थी ये आई थी वन टैक्स वन कंट्री वन टैक्स के अंदर, ठीक है। अभी बहुत सारी ऐसी स्कीम आपको देखने को मिलेंगे, वन सन, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन दिस, तो ऐसा बहुत सारा आपको दिखेगा। ऐसे ही में एक वन कंट्री एंड वन टैक्स स्कीम भी यहाँ पे देखने को मिलती थी। अब हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में थी क्यों। खबर इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि 49th जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई थी जिसमें एक रिपोर्ट आई थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स लेके आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इसका पार्ट है, राइट। और काउंसिल के सभी मेंबर्स हैं, हर साल जो होता है इनको साल में 2 बार मिलना ही होता है। और फाइनेंस कमीशन जो है इसमें से कौन ऐसा डिसाइड करता है, फाइनेंस जो कमीशन है वो इनमें से डिसाइड करता है कि कितना % शेयर यहाँ पे सेंटर को जाएगा और कितना % शेयर यहाँ पे स्टेट को जाएगा, ठीक है। ये 14th फाइनेंस कमीशन ने जो है ये रिपोर्ट शुरू किया था। और उसके बाद से फाइनेंस कमीशन हर साल ये बताता है कि कितना % यहाँ पे आप स्टेट को दीजिए, जितना भी कलेक्टेड होता है उसमें से। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, प्रीलिम्स के लिए शायद काम आ जाए। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ज़रूरत क्या है। अभी जी स्टेट के बारे में हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट अबाउट इट, क्यों चाहिए है। तो पहला तो चाहिए कि बर्डन जो जुडिशरी के ऊपर है उसको थोड़ा सा हल्का किया जाए। देखिए क्या होता है ना, टैक्स पेयर जो है वो रिट पिटिशन लिखते हैं बहुत सारी हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनके पास अपीलिएट ट्रिब्यूनल नहीं है, ठीक है। तो वो अगर उनके पास पहले ही अपीलिएट ट्रिब्यूनल होगा, वो लोग काउंसिल का जो पहले ट्रिब्यूनल का फैसला आता है जीएसटी का, उसके बाद वो अपील कर पाएंगे ऊपर लेवल पे। तो शायद जो बर्डन जुडिशरी के ऊपर आ रहा है, जो हाई कोर्ट्स के ऊपर आ रहा है, वो शायद कम हो जाए। सेकंड, हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि जुडिशरी के अंदर इतने ज़्यादा एक्सपर्ट भी देखने को नहीं मिलते। देखिए फाइनेंस क्या, अगर आपको कोई इशू सॉल्व करना है ना तो आपको फाइनेंस के अंदर फिर एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आपको जीएसटी के बारे में प्रॉपर पता ही नहीं है तो आप उस चीज़ के ऊपर फैसला देंगे कैसे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंडिंग लगी हुई है, तो उस बर्डन को ख़त्म करने के लिए इसको लेके आया जा रहा है। सेकंड, अगर इसका रीज़न है कि क्यों इसको लेके आया जा रहा है, तो वो है कि ताकि ये जो अल्टरनेट किया जा सके, देखिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ किसको, यहाँ पे देखिए CESTA, ठीक है। तो ये क्या है, सेस्ता क्या है, विच इज़ कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल। देखिए कस्टम एक्साइज क्या होता है, आपका बाहर से कोई भी सामान आ रहा है तो उसके ऊपर जो आप सर्विस लगाते हो, जो टैक्स लगाते हो अंदर एंट्री करने से पहले, उसको एक्साइज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो लिटिगेशन होनी चाहिए प्री जीएसटी टैक्स रिजाइम के अंदर, उसको ये अल्टरनेटिवली चेंज कर देगा कि आप यहाँ पे जाने की बजाय आप डायरेक्टली यहाँ पे अपील कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये काम आएगा। फिर ये बताते हैं कि थर्ड चीज़ पे क्यों इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ इसको लाने से एक और फ़ायदा होगा कि वैलिडिटी है ना जो जीएसटी के प्रोविजंस की, उनको बनाए रखने में मदद करेगा। क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि प्रोविजन जो है उनको कितना अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इसीलिए ये हमारे पास अगर किसी के पास भी अपीलिएट ट्रिब्यूनल होगा तो उन लोगों का, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है, अब देखिए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो अगर कंपेयर करके याद रखने के लिए आप रखेंगे तो शायद ये अपीलिएट ट्रिब्यूनल एक तरीके से गार्डियन ऑफ जीएसटी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे याद रखा जा सकता है कि ये कि यहाँ पे इस चीज़ में भी ये फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट आती है कि इससे और क्या फ़ायदे होंगे। 4th नंबर पे ये एफिशिएंसी लेके आएगा। जब बार बार अपीलिएट अथॉरिटी जो होंगी, जब वो किसी रिफंड क्लेम को अगर मान लीजिए रिजेक्ट कर देती हैं और अपीलिएट अथॉरिटीज़ वगैरह, तो टैक्स फेयर को इसके पास कोई रेमेडीज़ ही नहीं बचती है कि वो कहीं और जाए, वर्किंग इतना कैपिटल उनका जा रहा है। तो इसीलिए उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो यहाँ पे जीएसटी के अपीलिएट के पास चली जाए और यहाँ पे जाने के बाद वो अपने मुद्दे की दोबारा से सुनवाई कर सके, अगर उनके साथ गलत आया है तो उसको काम कर सके। और लास्ट यहाँ पे देखेंगे कि जो इकोनॉमिक लॉस होते हैं अभी, उनको लॉस होने में ये मदद करेगा। क्योंकि देखिए जब सेटलमेंट होने में केसेस में जब डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, तो इवेंचुअली जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, 18% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, जो कि बहुत हाइयर है अगर बैंक के लैंडिंग रेट्स के हिसाब से देखा जाए तो इसलिए वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहेगा। अब अगर मैं आपको बताऊँ जीएसटी की
जो काउंसिल है उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ। तो जीएसटी की जो काउंसिल का सेक्रेटेरिएट है वो हमें देखने को मिलता है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो आप एक तरीके से इसको हेड की तरह मान सकते हैं। तो जीएसटी के सेक्रेटेरिएट बना किस आर्टिकल के अंदर है? जीएसटी जो बना है वो बना है 279A आर्टिकल जो है, और ए जहाँ पे भी लगता है ना, ये पीछे आपको ABCD एनीथिंग यू विल सी, ये हमेशा अमेंडमेंट का ही लगाया जाता है, क्योंकि ये पहले नहीं था लेकिन उस आर्टिकल में इसको लगाना है तो इस वजह से इसके सामने रख दिया गया है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे देखिए 101st जो अमेंडमेंट था उसके अंदर इसको बनाया गया है। फंक्शंस क्या क्या हैं जीएसटी की काउंसिल्स के? तो पहली बात तो रिकमेंडेशन बनाता है कि क्या जो यूनियन है और स्टेट जो है उनको जो इम्पोर्टेंट इश्यूज वगैरह है जिस जीएसटी के बारे में, या उनसे कोई जीएसटी का मॉडल है या कोई कानून है, उन सब के बारे में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उनको ये संभालने का काम करता है। मैं फिर से बताती हूँ हेड कौन करता है, चेयरपर्सन कौन है। यहाँ पे चेयरपर्सन है फाइनेंस मिनिस्टर, और मेंबर्स कौन होंगे? एक तो सभी जो यूनियन मेंबर होंगे स्टेट के वो सब होंगे यहाँ पे। इंचार्ज जो रेवेन्यू के, फाइनेंस के, वो यहाँ पे होंगे। मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज जो टैक्सेशन के है, या कोई भी ऐसा मिनिस्टर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है। देखिए यहाँ से सवाल बिल्कुल प्री पे हो सकता है आपको बहकाने के लिए कि क्या ऐसा कोई इंसान जीएसटी काउंसिल का मेंबर बन सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करके भेजती है? एनीवन? तो हाँ बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम एजुकेशन मिनिस्टर को भेजेंगे नॉमिनेट करके, तो वो भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं भेज सकते। अगर कोई चीज़ उन्हें लगता है कि शायद इनका जाना ठीक है तो ऐसा कर सकते हैं। एपिलिएट में मैकेनिज्म अभी तक पहले क्या क्या थे? तो 4 स्टेजेस पे एपिलिएट होगा। पहला तो था जीएसटी एपिलिएट अथॉरिटी के ऊपर, यानी कि सिर्फ जीएसटी टेट। सेकेंड होगा जी स्टेट के ऊपर, जो हमें देखने को अभी मिलेगा, जिसको बनाया गया है। थर्ड होगा अगर यहाँ से भी आपको फिर नहीं मिलती है संतुष्टि तो फिर आप जा सकते हो हाई कोर्ट के ऊपर, ठीक है। बीच में मैकेनिज्म हमने एक्स्ट्रा आपको दे दिया है, और वहां से भी आप संतुष्ट नहीं होते हो, आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो 4 तरीके का अभी भी हो गया, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल ही खत्म कर देगा। जी स्टेट के बारे में अगर मैं कुछ और बातें आपको बताऊं, तो जी स्टेट जो है वो सेकंड अपील फोरम है। वो तो समझ में आ गया हमें कि जीएसटी जो है अपीलिएट वो सबसे पहला है, यानी कि जीएसटी ये पहले नंबर पे आता है। फिर जीएसटी जो है टेट यहाँ पे आ जाता है सेकंड नंबर पे, अपील का फोरम है। उसके बाद इसके जो बेंचेस होंगे, जैसे 2 बेंचेस यहाँ पे बैठेंगे। एक होगा प्रिंसिपल बेंच, यानी कि जो सबसे बड़ा सेंटर के लेवल पे बैठेगा, जो कि न्यू दिल्ली में सेक्रेटेरिएट के अंदर, और दूसरे होंगे स्टेट बेंच जो अलग अलग स्टेट्स में बैठेंगे। तो जो प्रिंसिपल बेंच होगा उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, उसमें जुडिशियल मेंबर्स होंगे, कुछ टेक्निकल मेंबर्स होंगे सेंटर के, और कुछ आपका जो प्रिंसिपल बेंच जो होगा वो सारे के सारे जो केस सुनेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग ही सुनेगा, ओके। और इसके बाद जो स्टेट बेंच होगा उसमें भी 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, एक टेक्निकल मेंबर होगा, और इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाने की ज़रूरत है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लास्टली हम ये देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। मेंस के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस? सबसे पहली लिमिटेशन हो जाती है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी, कैसे? क्योंकि एक ही प्रिंसिपल बेंच है जिसको इतनी पावर दी गई है कि वो कोई भी ऐसा इशू जो प्लेस ऑफ सप्लाई से, यानी आज जहाँ पे सप्लाई हो रही है वहाँ से इन्वॉल्विंग कोई भी केस होगा, तो वहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल बेंच ही वहाँ पे वो सुन सकता है। इस वजह से क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी कि ज़्यादा पावर सेंटर के पास चली गई है। सेकेंड थिंग कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो उसको रेफर किया गया है कि लोकेशन ऑफ द गुड्स, जहाँ पे भी गुड्स की जो लोकेशन है, जहाँ पे भी जो मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, टर्मिनेट हो रहा है डिलीवरी के लिए रिसिपेंट के पास जो पहुँच रहा है उस जगह को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड इशू आ जाती है, लिमिटेशन आ जाता है एक तरीके से, वो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर टू प्रेसिडेंट, ठीक है, पीटीपी। तो पीटीपी यहाँ पे क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उनको इतनी पावर दी गई है कि वो किसी भी केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना कोई प्रिकॉशनरी मेजर लिए हुए। तो वो किसी भी केस को बोल सकते हैं कि चलो ठीक है इसको हटाओ, इसको दूसरी जगह पे भेज दो। तो ये एक थोड़ी ज़्यादा पावर शायद वहाँ पे हमें प्रेसिडेंट को दे दी गई है। नेक्स्ट है जुडिशियल मेंबर्स की, यहाँ पे भी एक छोटी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे 2 जुडिशियल मेंबर्स रखे गए हैं स्टेट बेंच के अंदर, ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट का कुछ का ये मानना है कि प्रायोरिटी जो है
वो ऐसे मेंबर्स को देनी चाहिए थी जिन्हें टेक्निकल जो है ज्ञान वो ज़्यादा होता, टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होती। मतलब ठीक है जुडिशियल मेंबर है, अब अगर जुडिशियल मेंबर की मैं आपको सिंपल साफ भाषा में यहाँ पे डेफिनेशन बताऊँ ना, तो यहाँ पे एक ऐसी क्वालिफिकेशन है कि जो जुडिशियल मेंबर होगा वो ऐसा इंसान होगा जो कि हाई कोर्ट में जज रह चुका होगा 10 साल से ज़्यादा, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट जज रह चुका होगा, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका होगा। तो ऐसा लोग यहाँ पे जुडिशियल मेंबर माने जाएंगे। लेकिन टेक्निकल मेंबर कौन होंगे? टेक्निकल मेंबर वो होंगे जो इंडियन रेवेन्यू कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस सर्विस के अंदर ग्रुप ए की जो सर्विस होती है, यानी कि IRS जो ऑफिसर होता है, वो होंगे टेक्निकल मेंबर। क्योंकि अब वो IRS है, उन्होंने टैक्स पूरी लाइफ अपनी सर्विस दी है, और उसमें भी उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि आप 5 साल सर्विस देंगे, आपको पहले 25 साल की सर्विस IRS बन के कंप्लीट कर लेनी चाहिए, और उसमें भी आपको 3 साल का कम से कम लॉ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपने कानून की पढ़ाई होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप में ज़्यादातर जो IRS होते हैं, ज़्यादातर जो ये होते हैं, वो लोग ऑलमोस्ट MBA प्लस LLB होते हैं, ठीक है, होते ही हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए उनको लॉ का भी ज्ञान होता है, उनको मतलब कि फाइनेंस का भी ज्ञान होता है। तो ये टेक्निकल मेंबर है। तो यहीं पे एक छोटी सी लिमिटेशन ये आ जाती है कि 2 जुडिशियल मेंबर्स होने की बजाय यहाँ पे नंबर ऑफ टेक्निकल मेंबर्स बढ़ाया जा सकता था स्टेट के अंदर, क्योंकि अभी स्टेट के अंदर नंबर ऑफ टेक्निकल मेंबर्स है कितना कि वहाँ पे सिर्फ 1 टेक्निकल मेंबर को मांगा गया है, ठीक है, और जुडिशियल मेंबर्स कितने हैं? 2 हैं। अब अगर मैं आपको दूं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो यहाँ पे किया जा सकता है कि सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशन करो GSTAT के बारे में, ठीक है। एक प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि वो बहुत वाइड रेंज में इस चीज़ को ध्यान दे कि इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। सेकेंड है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको एम्पावर करना चाहिए। जो भी पावर आपको मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल बेंच के पास है, उसको सेंट्रलाइज्ड वो है प्रॉब्लम हमने देख ली, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा डेलीगेट कर देना चाहिए, ठीक है। जिन जिन जो स्टेट बेंचेज है, मान लीजिए 2 स्टेट बेंचेस के ऊपर है, देखिए स्टेट में कोई इशू का तो स्टेट अपना खुद संभाल ही लेगी, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब 2 स्टेट के बीच में कोई इशू भर के आएगा तो वो सेंटर ही संभाल पाएगी ना। तो इसीलिए वहाँ पे फिर भी थोड़ी सी पावर उन लोगों को ज़्यादा डेलीगेट कर देनी चाहिए। और लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, लास्ट सोल्यूशन आप लोग क्या दे सकते हो आंसर लिखते टाइम, वो ये है कि अगर पहले ही जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी अगर उसकी इफिशियंसी को बढ़ा दिया जाए तो वो जो GSTAT होगा उसके बर्डन को कम करेगा। अदरवाइज फिर हमें वही देखने को मिलेगा जैसे हाई कोर्ट में बर्डन बढ़ रहा है, यहाँ पे भी इसका बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और ये है ऑफिस ऑफ लोकपाल के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो देखो पहले इसी के बारे में देख लेते हैं कि जेनेसिस की यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है वो 2003 के अंदर UN जनरल असेंबली के अंदर अडॉप्ट किया गया था, जो कि स्टार्ट हुआ है 2005 के अंदर, राइट, जिसको फोर्स में लाया गया है 2005 के अंदर। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? UNSC एम्स टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन मेजर टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट करप्शन। यानी इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ये जो भी आपकी मतलब कि करप्शन है उसको एक तो रोकना चाहता है, उससे दूसरी बात लड़ना चाहता है ताकि एफिशिएंटली एंड एफिशिएंटली उस चीज़ को बढ़ा सके, ठीक है, जो आपका एम है स्ट्रेंथन कर सके मेजर्स को। स्टेटस क्या है कि 140 पार्टीज़ हैं यहाँ पे। देखिए मैं फिर से आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि सिग्नेटरीज यहाँ पे 140 हैं, पार्टीज़ यहाँ पे 180 है, 89 है, इंडिया खुद में पार्टी है, लेकिन UN के अंदर टोटल जो मेंबर्स स्टेट हैं वो 93 इसका भाग बनाते हैं, 193। की फीचर्स क्या क्या है कि UNSS जो है वो ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है अभी फिलहाल के अंदर पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो ऐसा काम करती है। कन्वेंशन जो है वो 5 मेन के एरियाज को कवर करता है। पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा है क्रिमिनलाइजेशन, देन लॉ इन्फोर्समेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एसेट रिकवरी एंड टेक्निकल असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेटिव एक्सचेंज। द कन्वेंशन covers many different forms of corruption such as bribery, trading in influence, abuse of functions, various acts of corruption in the private sector। चलिए ये सब मैंने आप लोगों को क्यों बताया यहाँ पे, पहले ये सब मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया है क्योंकि जो ऑफिस ऑफ लोकपाल होता है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है कि उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं किया है, ठीक है, कोई अमेंडमेंट करके उसको नहीं बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। फिलहाल अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में उसको ढूंढना चाहेंगे तो वो नहीं है, बस उसको एक तरीके से एक्ट या फिर एक तरीके से लॉ के द्वारा बना दिया गया है और फिर उसको जो बुक ऑफ स्टैट्यूट होती है
उसके अंदर रख दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए क्या बन जाती है, फिर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। तो ऐसे ही जो ऑफिस है वो लोकपाल का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको लाया गया था 2013 के अंदर, और इसका जो एक्ट के अंदर इसको लाया गया था उसको बोलते हैं लोकायुक्ताज एक्ट 2013। ओके, लोकायुक्ताज एक्ट 2013, ये 2013 के अंदर इसको बनता हुआ देखा गया था। अब ये करप्शन के बारे में बात हो रही थी, तो यस, जो लोकपाल है वो सेंटर की पोजीशन में रहते हैं, और उनका काम है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कितने भी लोग हैं इंडियन, मतलब कि इंडियन के जो आपके जो क्या बोलते हैं, एक लेजिस्लेचर होता है और एक जो ये दूसरी जो गवर्नमेंट होती है जिनका काम होता है इफ़ेक्टिवली कुछ कामों को करना, उसके अंदर जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, एग्जीक्यूटिव बेसिकली। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब इसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अगर उनमें से कोई भी करप्शन करेगा तो ये काम लोकपाल का है कि वो उसके पास शिकायत आए, फिर वो उसके पास इन चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ के काम कर सके। और लोकपाल के पास खुद के पास भी सुओ मोटो पावर होती है, ठीक है, कि वो लोग अगर उनके पास कोई शिकायत नहीं करता है लेकिन फिर भी उनको पता चल जाता है कि कोई ऑफिसर, मान लीजिए ग्रुप A की जो ऑफिसर है उसने कुछ करप्शन किया है, तो वो खुद से भी उस करप्शन का पर्दाफाश कर सकता है। लेकिन इनके पास जो है वो मतलब कि सज़ा देने की पावर इनके पास नहीं होती है। ये सिर्फ उसको पता लगा सकते हैं और रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि इनको सज़ा ये हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये इनके काम होते हैं। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसी वजह से है क्योंकि पार्लियामेंट्री जो एक पैनल है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस का, लॉ एंड जस्टिस, उसने एक रिपोर्ट बनाई और उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया कि लोकपाल ने आज तक इतने 2013 से ये बना हुआ और आज तक इसने किसी भी एक सिंगल आदमी को भी आज तक प्रोसिक्यूट नहीं किया है। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। उसके बाद में अगर आगे बढ़े तो इसलिए ये न्यूज़ में था। कंपोजिशन की अगर मैं आपको बात करूँ लोकपाल की, तो यहाँ पे देखिए कि एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं लोकपाल से, कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या क्या करना चाहिए। पहला उसको काम करना है कि उन्होंने करप्शन चार्ज जो भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर लगे हैं तो उनसे रिलेटेड उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस वगैरह, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या करना है, काम करना है, पता लगाना है कि ये बात ठीक है या गलत है। नेक्स्ट इनका काम है, इनसे ये उम्मीद की जाती है कि जुडिशरी और आर्म फोर्सेस जो हैं वो इनके अंडर नहीं आएंगे, तो वहाँ पे ये कोई भी दखल अंदाजी ना करे। फिर इनसे उम्मीद की जाती है कि जो एम्प्लॉय होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के वो भी इसमें कवर्ड नहीं है, मतलब सिर्फ सेंटर के, वो इसमें इसीलिए कवर्ड नहीं है क्योंकि ये लोकपाल है, सेंटर में है। और लोकायुक्तास जो होते हैं, ठीक है, लोकायुक्तास जो होते हैं वो होते हैं हर स्टेट के अंदर, तो वो काम क्योंकि स्टेट के लोकायुक्तास कर लेते हैं तो लोकपाल का फिर उसमें ज़्यादा काम रह नहीं जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है लोकपाल में, तो पहले नंबर पे हम देख पाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो खुद इस कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं। सेकंड होता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन हाउस ऑफ पीपल, और हाउस ऑफ पीपल से फिर से आप याद रखिएगा कि हाउस ऑफ पीपल क्या होता है, लोकसभा। ओके, यहाँ पे क्या होता है हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। और राज्यसभा को ऐसे में अगर डिनोट करेंगे तो क्या बोलेंगे, राज्यसभा को बोलेंगे हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स। तो हाउस ऑफ एल्डर्स होता है राज्यसभा एंड हाउस ऑफ पीपल होता है लोकसभा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में होंगे वही यहाँ पे आएंगे। फिर थर्ड नंबर पे यहाँ पे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जज, या फिर उनकी जगह पे कोई अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो सकता है जिसको नॉमिनेट किया होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि तुम मेरी पोजीशन को जाके संभालो। नेक्स्ट यहाँ पे होंगे वन एमिनेट जूरिस्ट, यानी जो एक योग्य इंसान है और वो जूरिस्ट बन सकता है, और जिसको हमेशा, देखिए एमिनेंट जो जूरिस्ट होते हैं ना उनको हमेशा ही प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। अगर कहीं पे भी ये सवाल आ जाए और आपको एमिनेंट जूरिस्ट या एमिनेंट पर्सन दिखाई दे जाए तो समझ जाइए कि उसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। तो ये एक ईजी वे है याद रखने का चीज़ों को। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, अगेन हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। तो ये इनके कंपोजिशन में होते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस कितनी होती है, अगर आपने मान लीजिए कि कोई बना दिया है, किसी को लोकपाल बना दिया, तो कितने सालों तक यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे दो इसकी अब हमें देखने को मिलती हैं, दो क्वालिफिकेशन। पहली तो है कि जो वो 5 साल के लिए अपने ऑफिस पे रहेगा ही, लेकिन
अगर वो 70 साल से उम्र उनकी कम है तो ही, अगर वो 70 से ऊपर चले जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उनका जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। तो 70 से नीचे रहना चाहिए या 5 साल तक वो रहेंगे, ठीक है। अगर वो 69 की एज में लोकपाल बनते हैं तो मतलब एक ही साल वो रूल कर पाएंगे, 70 ईयर्स के होते ही उनको वहाँ से उनकी मेंबरशिप हटा दिया जाएगा और फिर कोई और लोकपाल आएगा जिसको ये सिलेक्शन कमेटी जो है ये नया लोकपाल चूज़ करेगी। सैलरी कहाँ से मिलती है? सैलरी मिलती है इसकी, इनकी जो होती है वो चेयरपर्सन जो डिसाइड करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन जितनी ही होती है, और अदर मेंबर्स जो भी सेम होते हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह के, तो उन जितना इनका होता है। देता कौन है? पार्लियामेंट देता है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इनका रिमूवल कैसे हो सकता है। देखिए, अगर आपको लोकपाल का रिमूवल कराना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है वो इसकी रेफरेंस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर ऐसा कोई रिमूवल देखने को नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। प्रेसिडेंट जो होंगे वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि ऐसे ऐसे इनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे हैं, आप एक काम करिए, इस चीज़ के ऊपर हमें बताइए कि ये बात ठीक है या नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट तक भी ये बात तब पहुंचेगी जब उससे पहले जो 100 MP है वो एक पिटीशन को साइन करके प्रेसिडेंट तक पहुंचाएंगे, यानी चेयरपर्सन को बोलेंगे। अगर राज्यसभा है तो चेयरपर्सन को बोलेंगे, लोकसभा है तो स्पीकर को बोलेंगे, और उनको बोलेंगे कि इनका रिमूवल चाहिए है। उसके बाद प्रेसिडेंट इनको सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात को अर्जी भेजेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन के बाद सिर्फ एक ही पर्पज़ पे आप लोकसभा से लोकपाल जो है उनको हटा सकते हैं। एक ही ऐसा कारण है जिससे आप लोकपाल को हटा सकते हैं, जो कि होता है मिसबिहेवियर, ठीक है। तो ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर यानी कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं रहा, तो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर उनको रिमूवल किया जा सकता है। सॉरी। और रिपॉइंटमेंट अगर उनका करना हो कि उनको दोबारा से अपॉइंट करना है किसी उसी पोजीशन के ऊपर, तो कोई भी जो मेंबर होता है वो दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकता है चेयरमैन के लिए या लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्लेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अगर लोकपाल के पास कोई कंप्लेंट जाती है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अब यही सवाल उठ रहा है यहाँ पे कि एक्चुअली बहुत सारे केसेस को लोकपाल जो है वो इसी वजह से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि कंप्लेंट का जो फॉर्मेट है वो ठीक नहीं है। कंप्लेंट जब इनके पास पहुंचती भी है तो कंप्लेंट का फॉर्मेट जो है लोकपाल एक्ट के अंदर 2013 के अंदर जो आया है उसमें ये बताया गया था कि एक जो कंप्लेंट जो होगी वो एक ऑफेंस होना चाहिए जिसको करप्शन एक्ट के अंदर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से किया जा सकता है, और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है कि कौन मतलब कोई भी इस कंप्लेंट को कर सकता है, किसी भी सिविल सर्वेंट के अकॉर्डिंग कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कर सकता है, MP के खिलाफ कर सकता है, और एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें आपको कंप्लेंट को लिख के देना होता है, ठीक है। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं उसको छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 मेजर विंग्स होती हैं, यानी कि जो भाग होते हैं लोकपाल के, तो वो 2 लोकपाल के भाग कौन कौन से होते हैं। पहली जो विंग होती है वो होती है इंक्वायरी विंग, ठीक है। इंक्वायरी विंग यानी पहला उसका काम क्या है कि ये इंक्वायरी करेगी, और जो सेकंड विंग होगी लोकपाल के पास उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विंग, यानी जिसको आपको सज़ा सुनानी है, बट क्योंकि ये सज़ा नहीं सुना सकते हैं, ये बस बता सकते हैं, मतलब बाइंडिंग नहीं होगी इनकी जो भी सज़ा दी जाएगी वो पार्लियामेंट के ऊपर। अभी देखते हैं कि इश्यूज़ क्या क्या हैं लोकपाल के इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले है कि डिले इन अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट करने में बहुत डिले होता है। मतलब अभी जो लॉ बना है ये भी कितने 2013 के बाद में पास हुआ था, और अभी तक भी कानून कितनी लेट जाके इसको बनाया गया है। दूसरा है कि पोस्ट ऑफ चेयरमैन जो है वो लेफ्ट की गई थी 2022 से मई के अंदर से, ठीक है। ये वही है कि डिले अपॉइंटमेंट में होता है, 2013 में बन गया था कानून, अब आ रहे हैं। उसके बाद भी जो पोस्ट ऑफ चेयरमैन थी यहाँ पे लोकपाल की, उसको मई 2022 से ही वैकेंट रखा गया था, वो खाली थी, जो कि अगेंस्ट है, मतलब विपरीत है बिल्कुल लोकपाल एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, क्योंकि लोकपाल एक्ट का ये बोलना है कि कभी भी ये सीट जो है वैकेंट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और
उससे अलग देखा जाए तो इसमें जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं दो, वो भी 2020 से अभी तक नहीं भरी गई है, तो ये भी एक इशू है। वैकेंसी यहाँ पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है लोकपाल की, वो 82 पोस्ट की यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ है कि 82 मेंबर जो हैं वो लोकपाल के जो ये ऑफिस होगा उसके अंदर होने चाहिए, अपॉइंट होने चाहिए, लेकिन उनमें से करंटली यहाँ पे सिर्फ 32 मेंबर्स हैं जो अपॉइंटेड हैं और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगेन जो इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन व्हील है वो अभी तक सेटअप ही नहीं हुए हैं। ये 2 विंग्स एक्ट के अंदर दिए गए हैं लेकिन इनको बनाया नहीं गया, इनके अंदर किसी का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। उससे भी बड़ी बात कि जो लोकपाल होता है वो उसके अंदर कोई भी डायरेक्टर उसके अंदर नहीं है जो इंक्वायरी या प्रोसिक्यूशन का काम कर सके, कोई भी ऐसा अभी तक नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे, थर्ड प्रॉब्लम लो परफॉर्मेंस। ठीक है, लो परफॉर्मेंस की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तीसरे नंबर पे कि कैसे जो 3 कंप्लेंट्स हैं वो आज तक सिर्फ फुल्ली इन्वेस्टिगेट की गई हैं 2013 से लेके, क्या आज तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंप्लेंट्स गई होंगी? नहीं, कंप्लेंट्स और भी गई होंगी, लेकिन अगेन 68% जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको हटा दिया जाता है ये बोल के कि कंप्लेंट का जो फॉर्मेट है वो ठीक नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता उनके खिलाफ, और ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम निकल के आती है। नेक्स्ट है फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। देखिए 2013 से ही ना बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने लोकायुक्ताज का अपॉइंटमेंट करने में भी बहुत लेट किया है। लोकायुक्ताज क्या है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टेट के अंदर होता है लोकायुक्ताज, यही काम सेम होता है, कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, बस सेंटर के अंदर उसका नाम चेंज करके लोकपाल रख दिया गया है। और इसको कहाँ से हम लोगों ने इंस्पिरेशन होके लिया था, तो इसको इंस्पायर्ड होके लिया गया था स्विट्ज़रलैंड से। वहाँ पे कुछ एक ऐसा प्रोविज़न देखने को मिलता है लेकिन इंडिया के अंदर नहीं था, तो 2013 में वहाँ से इसको इंस्पायर्ड होके इंडिया के अंदर इसको लाया गया था। आगे क्या कर सकते हैं कि अब इसको सुधारा कैसे जा सकता है, तो पहला तो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटूटरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे कानूनों को फिर भी आगे नहीं दिखाया गया है, बढ़ाया नहीं गया है, स्टेटूटरी सोचने के सामने इनके ऊपर काम अच्छे से नहीं किया गया है। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस मिल जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसके अंदर बीच में आ सकता है कि आप इसको क्यों नहीं ठीक से काम करवा रहे हो, तो वो इसकी इंडिपेंडेंस जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन की उसको बढ़ा देगा। तो ये काम शायद हो सकता है, यानी कि क्या देना चाहिए पहले नंबर पे अगर आपको आंसर लिखना है तो कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि रिड्यूस कर देना चाहिए कि जो डिले हो रहा है ना अपॉइंटमेंट्स में उसको कम करो, ख़त्म करो बिल्कुल। गवर्नमेंट को जितनी भी वैकेंसीज है उनको जल्दी से जल्दी फिल कर लेना चाहिए ताकि इफेक्टिव जो है फंक्शनिंग लोकपाल की वो हो सके। तीसरे नंबर पे कि अमेंडमेंट कर देना चाहिए सिलेक्शन कमेटी के अंदर। ठीक है, सबसे दूसरे नंबर पे क्या करना चाहिए, डिलेज को रिड्यूस कर दो। ओके, आप इसको रिड्यूस को ऐसे भी बना सकते हो, रिड्यूस दी डिले डी। ओके, और थर्ड नंबर पे क्या करना चाहिए कि अमेंडमेंट कर देना चाहिए सिलेक्शन कमेटी के अंदर। और ये क्यों करना चाहिए, ताकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना वो प्रिवेंट कर सके कि फ्यूचर में उसके खिलाफ ऐसा कोई काम ना हो जाए, मतलब जानबूझ के कुछ ऐसा ना करवा दिया जाए जिसकी वजह से उसके खिलाफ क्वेश्चन मार्क हो जाए। ठीक है, उसको जानबूझ के फंसवा दिया जाए, जानबूझ के उसके ऊपर केस दिया जाए इलेक्शन से पहले। तो ये सारी चीज़ों का, ताकि अच्छे से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको प्रोटेक्शन मिल सके, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का वो लीडर होता है और उसको एक तरीके से यहाँ पर मतलब कि उसके अंदर यहाँ पे उसको जगह दे देनी चाहिए। ठीक है, और यही है कि इसके अंदर फिर सीबीआई के जो डायरेक्टर है, सीवीजीसी के जो डायरेक्टर है, उनका भी अपॉइंटमेंट जो है उसके अंदर भी लीडर ऑफ अपोजिशन को यहाँ पे डाल देना चाहिए, क्योंकि सीवीसी और सीवीसी के अंदर कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर होता है, राइट। तो वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन को दोनों उनके अंदर डाल देना चाहिए। ये एक हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इससे फिर से करप्शन कम होगा। और नेक्स्ट होगा कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा देना चाहिए, लोकपाल को अकाउंटेबल होना चाहिए कि क्या वो एक्शन ले रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, कितने दिनों से आज तक उन्होंने सिर्फ 3 कंप्लेंट्स को एंटरटेन किया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर उनको अकाउंटेबल होना चाहिए और उनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए जो जेन्युइन कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं। टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर क्यों आप किसी कंप्लेंट को बेवजह प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में कोई नहीं रख रहा है तो आप उसको कैंसिल कर रहे हो, ठीक है, वो रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाता है कि
पब्लिक अवेयरनेस को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस PA को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। और उसके लिए लोकपाल को बहुत सारे लॉन्च करने चाहिए कैंपेन्स वगैरह, ताकि वो जो पब्लिक की अवेयरनेस है उसको बढ़ा सके, उनको कानून के बारे में बता सके कि कैसे आप लोग एक कंप्लेंट कर सकते हैं अगर कोई भी आपसे कुछ करप्शन या ब्राइब जो है वो मांगता है। तो यहाँ पे आर्टिकल हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट हम चलते हैं रेगुलेशन ऑफ फेक न्यूज़ की तरफ कि फेक न्यूज़ के रेगुलेशन कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में था क्यों। अभी भी 1 महीने पहले जस्ट ये न्यूज़ में आ रहा था। उससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे पहले मार्च में इसको न्यूज़ में क्यों लाया गया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि MeitY की जो यहाँ पे MEITY की जो मिनिस्ट्री है, क्या मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो मिनिस्ट्री है इसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरमीडिएरी गाइडलाइन ऑफ डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 के अंदर नोटिफाई किया है, ठीक है। और इसने क्या बताया, देखिए यहाँ पे मैंने फोटो भी लगाया हुआ है कि क्या न्यू अमेंडमेंट IT रूल में 2021 के बाद आएंगे, और जो पहले ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से जो अमेंडमेंट हुए हैं वो उसके बारे में भी। तो पहला ये इन्होंने बताया कि डिफाइंड वर्ड होने चाहिए, जैसे डिजिटल मीडिया, न्यूज़ एंड करंट अफेयर वगैरह कंटेंट, ये सब डिफाइंड होना चाहिए अच्छे से कि कौन सी चीज़ किसके अंडर आती है। सेकंड है ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, कि आप ध्यान दो ज़्यादा, जैसे सोशल मीडिया वगैरह, फेसबुक है, ट्विटर वगैरह, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए अपने यूज़र्स को कि क्या क्या रूल्स बने हुए हैं। थर्ड यहाँ पे है कि नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, कि कोई ऐसा एक नोडल कॉन्टैक्ट करने के लिए पर्सन होना चाहिए जो 24/7 कोऑर्डिनेट कर सके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ में। और अगर कोई कंप्लेंट्स आती है, कोई ऑर्डर्स आता है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वेजिशंस जो है, उनको वो पूरा कर सके। यहाँ पे फिर देखिए 2 कैटेगरीज ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हो सकती हैं, जैसे सिग्निफिकेंट रोल निभाएं। फिर है फास्ट चेकिंग यूनिट ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB होनी चाहिए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में फास्ट चेकिंग यूनिट बनाई जानी चाहिए, बनाई जा चुकी है, एक्चुअली इट्स नॉट चाहिए, इट्स हो चुका है। एनी पीस ऑफ न्यूज़ दैट हैव बीन आइडेंटिफाई एज फेक बाय फैक्ट चेकिंग यूनिट, तो ये है कि PIB से अगर कोई न्यूज़ वेरीफाई हो जाती है तो उसका मतलब है कि वो न्यूज़ बिल्कुल सच्ची है। फिर एक ग्रेवियंस ऑफिसर है यहाँ पे, और एक ग्रेवियंस अपीलिएट कमेटी भी है कि अगर यहाँ से भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ क्या क्या है कि एक डेफिनेशन अच्छे से लाइए कि ऑनलाइन गेमिंग का क्या मतलब है, इंटरमीडिएरी क्या क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है एक। उसके बाद ऑब्लिगेशन होनी चाहिए इंटरमीडिएरीज के ऊपर कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबल एफर्ट बनाए कि कोई भी ऐसी चीज़ों को होस्ट ना करे, पब्लिश ना करें, या ऐसी चीज़ों को ना दिखाए जो नॉर्मल जो पीपल है, पब्लिक जो है, उनको कोई हार्म्स, यूज़र को जो कोई हार्म, नुकसान पहुंचा पाए, खासकर जहाँ पैसे इन्वॉल्व होते हैं। एंड एट लास्ट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, ये खुद ब खुद बन जाए कि खुद को ही सेल्फ रेगुलेट करे। जैसे टेलीकॉम का एग्जांपल है ना, कुछ दिनों पहले टेलीकॉम ने क्या किया था, वो खुद एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बन गई थी कि हम अपने आप को खुद जो है वो रेगुलेट कर लेंगे। जैसे TV न्यूज़ चैनल जो थे, उन्होंने भी ये बोला था कि हम खुद रेगुलेट करेंगे, हम कोई ऐसी गलती करेंगे ही नहीं कि गवर्नमेंट को उसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए। तो देखिए इशू क्या क्या होता है फेक न्यूज़ वगैरह से, ऑनलाइन जो कंटेंट होता है उसके अंदर से। तो जैसे इशूज़ होता है, एक तो सबसे पहली बात है कि जो नंबर ऑफ फेक न्यूज़ है उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। NCRB जो है, जिसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोला जाता है, उसकी खुद की एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग 2020 में जहां 1527 केसेस फेक न्यूज़ के निकाले गए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं, और 2019 में डाटा 486 था। कितनी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3 गुना ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो ये राइज हो रहा है, नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है सोशल फैब्रिक को, क्योंकि जब राइट होगा, मतलब कि फेक न्यूज़ होंगी तो कम्युनल वायलेंस देखने को मिलेगा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी देखने को मिला था वेस्ट बंगाल के नॉर्थ जो 24 परगना है, वहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो गया था क्योंकि किसी ने झूठी अफवाह फैला दी थी 2017 के अंदर। फिर यहाँ पे है कि यूज बाय मिलिटेंट एंड एंटी सोशल ऑर्गेनिज्म, तो मिलिटेंट वगैरह जो है या फिर जो सोसाइटी से एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसी फेक न्यूज़ का इस्तेमाल करती है ताकि उनका जो प्रोपेगेंडा है उसको वो फैला सके, स्प्रेड कर सके, रेडिकलाइजेशन कर सके लोगों का, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना सके ताकि जो सोसाइटीज़ है उसको बैलेंस बना सके, ठीक है, शांतिपूर्वक उनको ना रहने दे इस तरीके से। तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर जाता है। उसके अलग बात है कि कैसे जो इंडिया ने अभी 35 यूट्यूब चैनल ऐसे निकाले थे यूट्यूब से, और 2 ऐसी वेबसाइट निकली थी जो ऐसे ही एंटी इंडिया के नाम पे फेक न्यूज़ को बढ़ाती थी।
ठीक है। उसके बाद रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऐसी फेक कैंपेन्स चले जाते हैं जिसकी वजह से जो अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो जाती है, उनके ऊपर सवाल उठ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, और ऐसे ही कुछ हुआ था 2012 में जहाँ पे आर्टिक रेडी होएक्स जो है उन्होंने शेल को टारगेट किया था। फिर उसके बाद अफेक्ट करता है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को। कहाँ जो डोक्रोटेड कंटेंट है, फेक न्यूज़ वगैरह, इसीलिए यहाँ पे अभी भी एक न्यूज़ आई हुई है कि कैसे गवर्नमेंट व्हाट्सएप से ओरिजिनेटर जो है, यानी जो भी किसी मैसेज को बनाता है उसकी रिक्वेस्ट की गई है कि वो लोग, रिक्वेस्ट भी नहीं की है, इन्हीं आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि आप इनकी इन्फॉर्मेशन हमें देंगे जब भी हमें इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, जब भी हम आपसे इनकी इन्फो जो मांगेंगे। त्रिपुरा कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फिर से उनका कहना यही था कि इलेक्शंस में ये प्रॉब्लम करता है। किसी भी कोई भी इंसान के आप डीप फेक के जरिए कोई भी फेक वीडियोस बना देते हो और उसके बाद उसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाती है, इसीलिए उनको फेयर चांस नहीं मिलता है। और एफ़र्ट क्या क्या लगाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि वो फेक न्यूज़ को कैसे बंद कर सकता है, तो यहाँ पे कुछ एफ़र्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने किए हुए हैं। तो उनमें से सबसे पहला एफ़र्ट देखें तो वो हमें देखने को मिलता है आईपीसी के जो सेक्शन 505 है, ठीक है, आईपीसी सेक्शन 505। इसमें क्या है, इसमें अच्छे से ये बताया गया, एक प्रोविज़न डाला गया है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो पब्लिक मिसचेफ को दिखाती है, जो कि फेक न्यूज़ है यानी कि ठीक नहीं है, उसको रूमर मॉर्गरिंग के अंदर या सर्कुलेशन ऑफ फॉल्स न्यूज़ की वजह से पनिश माना जाएगा, एक क्राइम माना जाएगा, ठीक है, पनिशेबल क्राइम माना जाएगा। और इसके अंदर उनको पनिशमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने, अगर कोई भी फेक न्यूज़ फैला रहा है तो उस इंसान को जेल हो सकती है आईपीसी 505 के अंदर, और उनको या तो 3 साल की जेल होगी या फिर उन पे फाइन लगेगा, या फिर फाइन और जेल दोनों देखने को मिलेंगी, ठीक है। वो कोर्ट के ऊपर निर्धारित होता है, जज को जैसा ठीक लगे। नेक्स्ट है कि एक और जो सेकंड यहाँ पे किया गया है कि कैसे वो काउंटर कर सकते हैं फेक न्यूज़ को, वो सेकंड है दिल्ली की डिक्लेरेशन, ठीक है, दिल्ली डिक्लेरेशन। अभी यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर अच्छे से बताया था, उसका जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, सीटीसी उसको बोलते हैं, उनके अंदर दिल्ली ने डिक्लेयर किया हुआ है कि इंडिया जो है वो साइबर स्पेस के अंदर जो इतना ज़्यादा मतलब कि क्राइम बढ़ रहा है, फेक न्यूज़ बढ़ रही हैं, आईसीटी के अंदर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, सोशल मीडिया को निकलते हुए, तो उसमें इंडिया फ्लैग ऊपर करता है, कंसर्न दिखाता है कि वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं और वो सभी यूनाइटेड नेशंस का इसमें साथ चाहते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे पीआईबी होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। और पीआईबी से क्या होता है, फैक्ट चेकिंग यूनिट है। दिसंबर 2019 के अंदर पीआईबी को इंडिया के अंदर रखा गया था, और उसमें फिर आपको पता लग जाता है कि कोई भी अगर ऐसी न्यूज़ है जो पीआईबी के ऊपर है, मतलब कि वो व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया गवर्नमेंट के ऊपर फेक या मिसलीडिंग है, तो पीआईबी उसको अलग से बता देती है, हटा देती है। ये काम पीआईबी को होता है। अब चैलेंजेस क्या क्या है कि फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, सबसे पहला तो यही है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन मार्केट के अंदर कि उसको रेगुलेट करना, उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करना बहुत बड़ा बर्डन वाला एक काम दिखाई देता है। तो एक इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड तो यहाँ पे देखने को मिलता है। सेकेंड चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितनी स्पीड से स्प्रेड होती है ना, वो बहुत हाई स्पीड से स्प्रेड हो रही है। जैसे कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ड्रेस्टिकली इंक्रीज किए जा रहे हैं स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो को, ठीक है। इतना क्योंकि सोशल मीडिया आपने एक जगह पे भेजा, वो एक हज़ारों तक पहुंच जाती है एक दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर, और फिर उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उस रिमूवल करना ऐसी न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ मीडिया लिटरेसी। लार्ज प्रोपोर्शन जो सिटीजन्स का है उनके पास एक्चुअली में इतनी स्किल होती ही नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सी न्यूज़ रिलायबल है, कौन सी न्यूज़ अनरिलायबल है, किसके सोर्स मतलब रिलायबल सोर्स हैं कि ठीक है ऑथेंटिक हो सकता है, कौन सा ऐसा न्यूज़ चैनल है जो ऐसा काम नहीं करता है। फिर यहाँ पे है कि कैसे एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम बात करते हैं कि
हमको फेक न्यूज़ को रोकना, काउंटर करना है, क्राइम बनाना, तो वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं बन पाता फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर। हमें पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूज़र्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच का फंडामेंटल राइट देता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट देता है। तो उसके अंदर जब हम काउंटर गवर्नमेंट या एजेंसीज जब काउंटर करना चाहते हैं फेक न्यूज़ को, तो वो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन उठ जाता है कि वो हैम्पर कर रही हैं, बीच में आ रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच के एंड एक्सप्रेशन के। तो यहाँ पे एक डेलिकेट बैलेंस बनाना इन दोनों के बीच में ज़रूरी हो जाता है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे बढ़ के हम अब इसके सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं? पहला सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के या जितने भी पीपल है, क्योंकि हम लोग भी तो एक स्टेक होल्डर है ना, आम इंसान जो एक न्यूज़ को कंज्यूम कर रहा है वो भी एक स्टेक होल्डर है। एक शेयर होल्डर होता है, दूसरा स्टेक होल्डर होता है। स्टेक मतलब जिसके स्टेक्स लगे हुए, शेयर मतलब जिसने शेयर लिया हुआ है कंपनी से या किसी भी चीज़ में। तो शेयर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी है, इन सब को एक साथ आना पड़ेगा। इन सब को जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बन रही हैं ग्लोबल गुड के साथ, उसको हार्नेस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद हम कोई स्पेसिफिक कानून यहाँ पे लेके आ सकते हैं, इनेक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मतलब कि हार्म्स होते हैं लोगों को, तो जैसे कि एग्जांपल में होता है, हेल्थ में होता है, इलेक्शन में होता है, और ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे हार्म्स देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून ला सकते हैं। वैसे डिफेमेशन नाम का भी एक कानून है कि आपके ऊपर अगर कोई झूठी बात निकालता है तो आप डिफेमेशन का को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर आप जितने डिमांड करें कि मेरी इज्जत के ऊपर ऐसा ऐसा सवाल उठाया गया, मेरी रेपुटेशन को हार्म किया गया है, तो ऐसे ही कुछ और भी स्पेसिफिक लॉ इसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि सिटीजन्स का जो है बिहेवियर उसको चेंज करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा कि कैसे फॉल्स या फेक न्यूज़ जो है वो कैसे मीडिया से बनते हैं, कैसे जनरेट हो सकते हैं, और उनको थोड़ी सी मीडिया की लिटरेसी यहाँ पे दिलवानी पड़ेगी ताकि वो सोर्सेज को और इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिसिटी को चेक कर सके, समझ सके। अभी तो उन्हें पता ही नहीं होता, इसलिए वर्ड भी कितना ज़्यादा फेमस है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आप कुछ भी लिख दीजिए, उनका तो भरोसा इतना ज़्यादा है। देखिए हमारे जो मतलब कि पहले वाली एक जनरेशन रही है ना, वो लोग दूरदर्शन जैसे ऐसी चीज़ें टीवी चैनल्स को देखते थे जहाँ मोस्टली हर चीज़ सेम होती थी, यानी कि न्यूज़ है तो बिल्कुल सही है, 100% ऑथेंटिक है। लेकिन आज जैसे ही ज़माना बदल गया है सोशल मीडिया का, तो लेकिन आज ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो ये चीज़ उनको समझानी पड़ेगी कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा झूठी अफवाहें होती हैं, रूमर्स होते हैं, फेक न्यूज़ होती हैं, तो उनका बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा एक आइडिया बनाना पड़ेगा फैक्टशाला का, ठीक है। फैक्ट क्या होता है? तथ्य, और शाला क्या होती है? ऐसी जगह जहाँ पे जैसे पाठशाला होती है तो स्थान। तो कुछ आइडिया बनाना पड़ेगा कि सभी के सभी जो कुछ मल्टी स्टेक होल्डर मीडिया लिटरेसी नेटवर्क है वो एक साथ आ जाए। 250 से ज़्यादा इसके अंदर जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट है, और वो सब ये बात निकाले टीवी पे, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे कि ये फैक्ट है, ये तथ्य है, और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर देना चाहिए। और आई थिंक ऑलमोस्ट इसको हमने कर लिया है। पोस्ट ट्रूथ क्या होता है? ये एक टर्म है जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो पोस्ट ट्रूथ एक काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर लोग जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एक आर्ग्यूमेंट को बेस्ड ऑन इमोशन, बिलीव्स रेदर देन बेस्ड ऑन फैक्ट। और इन्हीं वजहों से हमें किसकी ज़रूरत है? फैक्टशाला की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इमोशन है, मान लीजिए एक फेक न्यूज़ बनाई गई है कि किसी इंसान को हत्या कर दी गई है, किसी के साथ रेप कर दिया गया है, तो वो चीज़ इमोशंस पे इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है ना, इतना गुस्सा, इतना दुख आप लोगों के अंदर भर जाता है लोगों के अंदर कि वो फैक्ट चेंज करना, चेक करना भूल ही जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा खुशी, ज़्यादा दुख, ज़्यादा गुस्सा वो इंसान को फैक्ट चेंज करने, चेक करने की तरफ भेजता ही नहीं है, उसको वहाँ से हटा देता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, एनिमी प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली बात तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनियन जो होम मिनिस्टर है उन्होंने स्टार्ट किया है कि जो एनिमी प्रॉपर्टी है उनकी सेल करना, ठीक है। व्हाट इज़ एनिमी प्रॉपर्टी? एनिमी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिया के मतलब कि एनिमी कंट्रीज़ जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, या तो उनका कोई लैंड हो या उनके जो सिटीजन्स हैं उन्होंने उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा हो, ठीक है। तो ऐसे इंडिया के अंदर अगर देखी जाए तो 12,000 से ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, 12,611 से ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ इंडिया के अंदर हैं जो कि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर आती है, सेपी के अंदर, ठीक है। जैसे सेबी है, इसी तरीके से यहाँ पर कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज़ है सेपी,
ओके तो इसके अंडर ये आती हैं 12,000 से ज़्यादा है। तो इसमें से 12,485 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ बिलोंग करती हैं पाकिस्तानी पीपल्स को या सिटीजन्स को। और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी वो पहले से ही थे, नहीं, इंडिया का सिटीजन अगर कोई चाइना की सिटीजनशिप ले लेता, पाकिस्तान की ले लेता, तो भी उसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे रहती है वो मोस्टली एनिमी प्रॉपर्टी मानी जाती है, क्योंकि एनिमी कंट्रीज़ के जो है वो है लोग हैं उन्होंने यहाँ पे ली हुई है। और चाइना जो हमारा अगेन एक एनिमी कंट्री की तरह देखा जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इंडिया में 126 है ओनली, ये बहुत कम है। पाकिस्तान से प्रॉपर्टीज़ लोगों की बहुत ज़्यादा है। हाईएस्ट नंबर अगर मैं बताऊं कि किस स्टेट में एनिमी प्रॉपर्टी जो है वो देखी जाती है, तो हाईएस्ट नंबर देखने को मिलता है यूपी जैसी स्टेट के अंदर, या फिर उसके बाद देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के अंदर। मैं पता है वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे जो म्यांमार हैं ऐसे रिफ्यूजीज वगैरह आ जाते हैं। और द मोस्ट थर्ड नंबर पे आता है दिल्ली, हमारी जो कैपिटल है, उसमें भी एनिमी प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे नंबर देखने को मिले हैं। एनिमी प्रॉपर्टी में और क्या क्या होता है, तो एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर लैंड आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, शेयर्स हो सकते हैं किसी कंपनी के अंदर, या फिर ज्वेलरी भी हो सकती है किसी ऐसे सिटीजन की जो कि हमारी एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन ऑफ चाइना, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान 1965 के बाद और 1971 के बाद जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं उनको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर यहाँ पे एनिमी प्रॉपर्टी के हकदार मानते हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़, ज्वेलरीज, लैंड्स, बिल्डिंग, शेयर्स किसी कंपनी में, उन सब को यहाँ पे इस तरीके से माना गया है। इन प्रॉपर्टीज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया था 1968 के अंदर, ठीक है, 1968। और इससे पहले इसी से याद रखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्ट है वो 1965 से पहले जो सिटीजन्स रह चुके हैं और फिर जो 1971 यानी कि बांग्लादेश का जो है वहाँ से रह चुके हैं, तो इसके पहले के सिटीजन्स जो है यानी इसके पहले के थे उनसे ये नहीं मानते, लेकिन उसके बाद जो सिटीजन्स हैं उनको ये अंडर एस्टिमेट यानी कि अंडर इस दिस एक्ट रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 1968 के अंदर इसको बनाया गया था ताकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, और इसको अमेंड किया गया है वो 2017 के अंदर। तो इसको एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट भी बोला जाता है, जिसके अंदर ये जो सक्सेसर होंगे जो मतलब कि पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए थे या चाइना में कर गए थे पार्टीशन के द्वारा, उनको कोई क्लेम इंडिया के अंदर नहीं बचा है, ठीक है, उनका कोई क्लेम नहीं है इंडिया के अंदर, और इसको अमेंड कर दिया गया था। और एनिमी प्रॉपर्टी जो है इंडिया के अंदर अगर उसका एस्टिमेट लगाए तो वो अभी वैल्यूड 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक की ऐसी प्रॉपर्टीज़ मानी जाती हैं जिनको सेबी जो है अपने अंदर लेके जाता है और फिर उनको बेचने के लिए काम चल रहा है। और फिर से हम देखते हैं कि अंडर किसके आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के या मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आता है 2007 के बाद से। तो ये न्यूज़ थी, इसके बाद हमने आज कुछ नया सीखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर एक खबर आई हुई थी। व्हाट इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया? बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया था, और कब बनाया था? एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर बनाया था। इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये जो इंडियन बार्स है, मतलब जो भी इंसान एडवोकेट बनना चाहता है, उसने लोअर की पढ़ाई की है, फिर उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, अगर वो उसको क्लियर कर देता है तो वो एडवोकेट की उपाधि जो है उसको मिल जाती है। तो ये काम होता है। इसके फंक्शंस क्या क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है बल्कि ये स्टैट्यूट में है, एक्ट के द्वारा बनी हुई है, तो अमेंडमेंट के द्वारा नहीं बनी है। इसको ईजी याद रखने का यही है, अगर कोई भी एक्ट के द्वारा कोई कानून बनता है तो वो स्टैट्यूटरी बन जाता है, और कोई अगर अमेंडमेंट एक्ट होता है यानी कि ए होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाता है। ये प्रीलिम्स में इसके सवाल बहुत आते हैं कि ये क्या चीज़ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो हम लोगों को इसके ऊपर बताना होता है, ठीक है। तो ये इसलिए याद रखिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। बार काउंसिल जो है वो नोटिफाई करती है रूल ऑफ रेगुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जो फॉरेन लॉयर्स होते हैं या फॉरेन लॉ फॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर, तो उसका नोटिफाई किया है, इसीलिए फ़िलहाल ये न्यूज़ में थी। ये रूल जो है इनके अंदर क्या क्या आता है, देखिए पहले तो कि यहाँ पे बार काउंसिल कहता है कि जो फॉरेनर है यानी कि बाहर के देशों के जो लॉयर हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं इंडिया के अंदर बीसीआई के अंदर कि वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंडिया में, तो ठीक है आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। 2022 में ये रूल्स उन्होंने बना दिए हैं। सेकेंड है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं नॉन लिटिगियस मैटर के ऊपर भी। अगर कोई लिटिगियस किसी ने लिटिगेशन नहीं माना है तो भी आप किसी पर्सनल इंसान को लेके उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो कंसंट्रेट करेगी बीसीआई के अंदर, और इसके बाद उनको परमिशन जो है रजिस्ट्रेशन के बाद मिल जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट है कि जो एडवाइस है इंडियन क्लाइंट्स को इंटरनेशनल लीगल इश्यूज़ के ऊपर, वो भी जो फॉरेनर्स लॉयर्स हैं वो दे सकते हैं। तो ये सब रूल्स थे। सिग्निफिकेंस क्या है इस मूव का, ये क्या करेगा, बेनिफिट देगा जो लॉ फर्म्स हैं उनको कि वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे देख पाएंगे। क्योंकि ग्लोबली जो मान लीजिए कोई हार्वर्ड में गया हुआ है, कोई ऑक्सफोर्ड में अपना लॉ की डिग्री इंडियन है वहाँ पे गया है, लेकिन अब वो वहाँ पे एक फॉरेनर बन चुका है, लेकिन इंडिया के अंदर वापस आके वो दोबारा से NRI के उसने सिटीजनशिप ले ली थी, लेकिन वापस आके वो इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है, आना चाहता है, तो वो उसको मिलेगा। और कोई फॉरेनर इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको ही मिलेगा। तो जो ग्लोबली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उसका एक्सपोजर मिलेगा इंडिया को। उसके अलावा जो फोरम फर्म्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुडिशियल कॉम्फर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, तो उससे इंडिया की इमेज अच्छी होगी। इससे अलावा ये FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें भी हेल्प करेगा कि उसको अट्रैक्ट कर सके, फॉरेनर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सके इंडिया के अंदर। क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि ठीक है इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है और ये कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है उसका हब इंडिया को बनाने की तरफ लेके जाएगा। इसके की मेंबर्स कौन कौन होते हैं, देखिए BCI जो होता है उसके मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट बार से। हर एक स्टेट का जो बार होता है वहाँ से काउंसिल के अंदर से। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, स्टेट बार के मेंबर्स होंगे, हर स्टेट से एक मेंबर होगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर फ़र्क क्या है वो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा इसके जो मेंबर्स हैं यानी कि स्टेट बार जो काउंसिल है उससे उनको 5 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। तो ये अपॉइंटेड नहीं होते हैं बल्कि इनको इलेक्ट किया जाता है, इनको चुना जाता है, निर्वाचन किया जाता है। इसके जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं उनको भी एक काउंसिल के अकॉर्डिंग ही चयन किया जाता है, जिनको 2 साल के लिए ये लोग चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो यहाँ पे बन के रह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आधार ऑथेंटिकेशन। ये एक न्यूज़ आई है आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर कि आधार को कैसे बताया लगे कि ये ठीक आधार है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे स्पूफिंग हो रही है कि बहुत सारे UDI जो है आधार को बनाया जाता है। तो मैं पता है ये UDI के अंडर बनाया जाता है, तो मैं आपको एक बार इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। तो UDI क्या होता है, U से होता है यूनिक, I से होता है आइडेंटिफिकेशन और D से होता है दिस ID मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, और A से होता है यहाँ पे अथॉरिटी एंड I से होता है इंडिया। तो UDI पूरा का पूरा क्या बनेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आधार बनता है। उन्हीं की एक रिपोर्ट जो है वो आई है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए कुछ हम बनाएंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, और उसी में उन्होंने बताया कि कैसे अब जो UDI है वो 2 लेयर ऑथेंटिकेशन सिस्टम यहाँ पे लाने वाला है, जिसके अंदर जो ओरिजिनल फिंगरप्रिंट्स है ना उनको ज़्यादा फुल प्रूफ मैनर के अंदर कैप्चर किया जाएगा। अभी तक देखने को मिलता था कि कैसे कुछ लोग सिलिकॉन की फिंगर्स का इस्तेमाल कर देते थे और उसको बेवकूफ़ बना देते थे। और पहली बात, आपकी जो एक फिंगर का डाटा है उसको 5 फिंगर का सेम मान लिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे 5 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट अलग अलग आपके लिए जाएंगे। आपका जो आइरिस है उसको भी देखा जाएगा, आपका जो फेस है, फोटो जो है उसकी भी आइडेंटिफिकेशन एक साथ लगाया जाएगा, ताकि कोई भी इंसान अब स्पूफिंग जो है ज़्यादा ना कर पाए। और ये जो AI बेस्ड जो मैकेनिज्म है वो दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स का इमेज लेगा, फिर फिंगर की जो माइन्यूटिया होता है यानी मेजर फीचर है जो आपके फिंगरप्रिंट की इमेज पे, उसको भी ये डिटेल में कैप्चर करेगा। तो ये बनाया गया है और इसीलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे कंसर्न है, बहुत सारे ऐसे आधार कार्ड हैं जो फेक बनाए जाते हैं, किसी और के बनाए जाते हैं। 2018 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी ये बोला था कि आधार कार्ड जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मान दिया जाता है, क्योंकि इसको ऑफ कोर्स एक मनी बिल के अकॉर्डिंग इसको पास करवा लिया गया था। और मनी बिल किस आर्टिकल में आता है, 1010 आर्टिकल जो है फाइनेंस बिल मनी बिल्स यहाँ पे देखे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इनके अंदर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल से रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स को पास करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब कि इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, राज्यसभा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, प्रेसिडेंट के साइन पहले ही होते हैं, वो इसको नकार नहीं सकते हैं, तो इसको पास कराना बहुत ईजी है। इसीलिए तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधार जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया था।
आधार के बारे में कुछ और बात करें तो देखिए कैसे आधार जो होता है वो 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी की नंबर होता है जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया को मिलता है। इसी के बेस पे जो उनके बायोमेट्रिक्स हैं और उनका डेमोग्राफिक है उसको यहाँ पे रखा जाता है और उसी के बेस पे उनको ये दिया जाता है। इसको इशू कौन करता है तो यूडीआई इसको इशू करती है फॉर श्योर। और यूडीआई की फुल फॉर्म में ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। यूडीआई किसके अंडर आती है तो यूडीआई जो है वो एक स्टेटरी अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर यहाँ पे आती है। नेक्स्ट है हमारा आधार कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी, कि आधार को मैंडेटरी नहीं बनाया जा सकता। जैसे ओपनिंग बैंक अकाउंट के लिए, गेटिंग मोबाइल कनेक्शन, स्कूल एडमिशन, आप चाहें तो आधार दे सकते हैं या फिर चाहें तो आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं। मतलब अपनी आईडी के लिए कोई भी आईडी कार्ड दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मैंडेटरी इसी को देंगे। और मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप लोग आधार का जितना कम यूज़ हो सके उतना ही उसको दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका जो पैन कार्ड होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है, बैंक के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे पैन कार्ड को भी ना देते हुए आप लोगों को अगर कोई देना ही है तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड होता है आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके साथ कुछ भी गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर, यानी कि कोई भी प्राइवेट जो कंपनीज़ है वो आपके आधार को नहीं मांग सकती हैं। 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग बातें थी इसके बारे में। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा होगा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे नॉर्म्स अभी बनाए हैं, इजी किया है कुछ नॉर्म्स को, रेगुलेशन को, जो कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर सिलेक्शन किया जाता था प्रेसिडेंट का और मेंबर्स का उसमें। तो पहले देख रहे थे कि कंपोजिशन होता कैसे था। तो पहले जो डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर होगा वो एक प्रेसिडेंट होगा, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर उसको क्वालिफाई होना पड़ेगा, या तो वो एक डिस्ट्रिक्ट का जज होना चाहिए जो 2 साल से ज़्यादा मतलब कि जज रह चुका हो, तब वो एक क्वालिफाई माना जाएगा कि ठीक है आप डिस्ट्रिक्ट कमीशंस के मेंबर या जज बन सकते हैं। और उसके पास कितने पैसों तक का आपके पास यहाँ पे आएगा केस, तो वो आएगा क्योंकि कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि किसी ने कोई सामान खरीदा है और फिर किसी ने उसको गलत बेचा है या कुछ ऐसा किया है, गलती की है, तो यहाँ पे 50 लाख तक के केसेस को डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखेगा। फिर नेक्स्ट होता है स्टेट कमीशन। तो यहाँ पे जो एक प्रेसिडेंट होगा वो होगा एक ऐसा जज जो कि हाई कोर्ट का होना चाहिए और कम से कम 4 और मेंबर वहाँ पे होने चाहिए। इनके पास आएगा 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का केस, ठीक है। 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 2 करोड़ से कम होना चाहिए। नेशनल कमीशन होता है जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट के अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी होना चाहिए। उससे अलग कम से कम 4 मेंबर्स और होने चाहिए जो यहाँ पे बनेंगे, और उनमें से कम एक औरत भी यहाँ पे होनी चाहिए, एक वुमन होनी चाहिए जिनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो। और ये केसेस हैंडल होते हैं जिनमें 2 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर बात चली जाती है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ और अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली ये जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि क्या इसका काम है, इसका काम होता है ताकि ये ज़्यादा प्रोटेक्शन दिलवा सके, जो कंज्यूमर है उनके इंटरेस्ट का ज़्यादा ध्यान रख सके। खासकर जो डिजिटल इरा है जहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2019 के अंदर इसको इनेक्ट किया है, क्योंकि डिजिटल इरा है, अगेन कोई भी किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हो सकता है कि ऐसी वेबसाइट हो जहाँ से आपके पास सामान ना भेजा जाए या फिर दिखाया कुछ जाए भेजा कुछ जाए, तो उस चीज़ में आप लोग कंज्यूमर कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसको चेंज किया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में आया है तो उसको रिप्लेस इसने किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के साथ, ठीक है। 1986 वाले एक्ट को इसने रिप्लेस किया था। 2019 के कुछ की फीचर्स क्या क्या है, तो पहले तो ये 3 टियर सिस्टम है, ठीक है। क्वाजी जुडिशियल है, यानी कि ये खुद से थोड़ा सा इसके पास जुडिशियल पावर्स तो होती ही है, नॉर्मल सी बात है। उसके अलावा 3 टियर कैसे है, नेशनल लेवल 1, स्टेट कमीशन 2 एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल 3। तो 3 टियर हो गया ना। सो दिस इज ए 3 टियर एजेंसी, राइट। तो 3 टियर जो है इसका काम होता है। और पेनल्टीज़ लग जाती है अगर कोई भी एडवर्टीज़मेंट जो है वो आपको गलत दी जाती है, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे लोगों के ऊपर पेनल्टीज़ लगाते हैं। और आज हमारी जो करंट अफेयर है 2023 मार्च का, वो पॉलिटी का यहाँ पे एंड होता है, पार्ट 2 कंप्लीट होता है। और थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ यहाँ पे बने हुए थे, जो भी इस खबर को सुन रहे थे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हैव ए नाइस डे।